So let us start with today lecture, and as you know I will start from the previous one. As you know, you have seen the video on area vector and Gauss law. I want to spend few seconds on it, and after that I will move forward, inshallah. So what is basically the concept of area vector is we used it in flux, electric flux. So what was electric flux? Electric flux phi E is E dot ds, where E is the electric field and ds is the area vector. You can say कभी कभी आप इसको E डॉट ए भी लिख देते हैं, ए फॉर एरिया, और E डॉट एस भी लिख देते हैं, लेकिन इसका जो मोर जनरल फॉर्म है वो है डेल्टा फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा एस, और यू कैन से डी फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस. ओके, कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं. आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो इसी तरह से है. नाउ as you know, A dot B is A B cos theta. So similarly, phi is, which is I am writing E dot ds, it will be obviously E ds cos theta according to this rule. डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड होता है तो यही होता है ना, cos थीटा. देन हेयर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज थीटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि थीटा क्या होता है. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. डी एस इज़ द एरिया ऑफ ए सरफेस. कोई सरफेस लेंगे आप, और फ्लक्स को आप डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस. जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है आपकी, इस तरह से रखी हुई है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है किसी सोर्स से, हमें नहीं पता उसका सोर्स क्या है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं आपकी. तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन पास होंगी उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा लाइनें होंगी और उतना ही ज़्यादा फील्ड होगा. क्योंकि फ्लक्स में आप देखें ई इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद डी एस, इट इज़ द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जैसे आप इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ज़्यादा लाइन वो अकोमोडेट कर सकता है, तो उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स हो जाएगा. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वान्टिटी इज़ थीटा. व्हाट इज़ थीटा. क्योंकि मान लीजिए ई भी बहुत ज़्यादा है, डी एस भी काफ़ी है, लेकिन थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 ज़ीरो, पूरा फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा. कोई मैटर ही नहीं करता है ये दोनों क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है. तो थीटा भी एक क्रूशल रोल इसमें प्ले करता है. तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस. अच्छा, वैसे नॉर्मली जो डी एस वो एरिया होता है, और एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैं यहाँ पर एरिया को जो है एज एरिया वेक्टर में कह रहा हूँ. मैं इसको वेक्टर क्यों कह रहा हूँ, तो अगर ये स्केलर है तो सिर्फ इसको हम एरिया ही कहेंगे, एरिया वेक्टर नहीं कहेंगे. लेकिन वेक्टर कैसा आया, तो आप जानते हैं वेक्टर में एक तो चीज़ होती है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो एरिया का होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या कोई और फॉर्मूला हो, मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है. तो मैग्नीट्यूड तो होता है इसमें, चूँकि स्केलर है तो मैग्नीट्यूड तो होगा. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें वेक्टर कैसे शामिल हो. अब वेक्टर के लिए इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए. अब डायरेक्शन क्या होती है, एरिया के साथ अगर आप एरिया के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ले लें और उस नॉर्मल की डायरेक्शन को एरिया के साथ असाइन कर दें, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल वेक्टर, तो और आप उस एरिया को और नॉर्मल वेक्टर को एक जगह कंबाइन कर दें तो वो फिर एरिया वेक्टर बन जाता है. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, जैसे मान लीजिए ये एक आपके सामने सरफेस है, ये ठीक है. अब ये सरफेस जो है तकरीबन जो रेक्टेंगुलर, या आप इसको स्क्वायर कह सकते हैं, इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ है. तो इसका एरिया तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक यूनिट वेक्टर भी असाइन कर दें, तो वो किधर होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा, जिस तरफ पेन की टिप आ रही है मेरी. तो वो यूनिट वेक्टर और इसका एरिया जब एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो आप इसको एरिया वेक्टर कहेंगे. तो वही है यहाँ पर डी एस. तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा आप उसको थीटा कहते हैं. ये बात याद रखिएगा कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो अगर मान लीजिए जैसे यही सरफेस मैं आपके सामने रखूं, ये सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस है, मान लीजिए, सॉरी, जैसे मैंने ऊपर बनाई थी अभी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है,
सॉरी ये आपकी सरफेस है और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है ऐसे। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये सरफेस जो है ई के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा cos 90। ज़ीरो तो फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली आप सरफेस के साथ एंगल देख रहे हैं। अब मैंने अभी बताया आपको सरफेस के साथ एंगल नहीं देखना, आपको इस सरफेस के नॉर्मल के साथ ई को लेना है। आप जैसे ये समझें कि ये एक सरफेस है इस तरह से, या आप इस तरह से मान लें इसको, ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस रखी हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऐसे, इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ आप इसको मान लीजिए, और ऐसे आपकी सरफेस रखिए परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो ये तो आपको लगेगा कि एक्स एक्सिस के साथ इस सरफेस का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है जिसको आप एरिया वेक्टर कहते हैं। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ जाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो बेसिकली एंगल जो होगा इसमें वो 0 डिग्री होगा। अगर ये सरफेस मैं ऐसे रख दूँ इस तरह से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे इसके ऊपर से जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर से जा रहा है, तो इसका आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पैरेलल है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो थीटा उसमें 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर बताया कि आपको इस सरफेस को नहीं देखना है, सरफेस का यूनिट वेक्टर देखिए आप, यानी कि इसके परपेंडिकुलर बोल लीजिए नॉर्मल वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा ऐसे, और आपका ई इधर है। इसका मतलब ये है कि थीटा इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा, इस केस में आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर सरफेस मान लीजिए टिल्टेड है थोड़ी सी, जैसे इस तरह की सरफेस है फॉर एग्जांपल, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये आपकी सरफेस है, तो इसका एरिया तो आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, कोई मसला नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप कर लेंगे। आप एंगल जो लेंगे थीटा वो ये नहीं लेंगे, मैंने कहा इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर आपने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया, और फिर जो एंगल होगा वो थीटा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर का जो एंगल होगा दैट विल बी योर थीटा। तो इसमें जो है ध्यान रखना है आपको। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया है अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने आपसे ये कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एरिया वेक्टर लेना है। आप थीटा भी कैलकुलेट करेंगे जब इसको एक्सपेंड करेंगे। मान लीजिए कोई सरफेस इस तरह की है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्जेस की वजह से, मान लीजिए चार्जेस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, Q4 है, प्लस Q5 है। ये चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो आपको पता है ना, कूलम्स लॉ से निकल के आता है, E = 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ से निकल के आता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप तो कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले के तहत, लेकिन एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, क्योंकि इसके एरिया के लिए जितनी भी आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं, रेक्टेंगल है, स्फीयर है, क्यूब है, या सर्किल है, या क्यूबॉइड है, तो वो सारी जो भी सरफेसेस हैं उनके फॉर्मूले जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक बॉडीज़ के लिए हैं, यानी कि सिर्फ आपको कुछ स्पेसिफिक बॉडीज़ के फॉर्मूले याद हैं। ये तो सरफेस उनमें से किसी के भी नहीं आती, इसका आप कैसे एरिया कैलकुलेट करोगे, या इससे भी कोई ज़्यादा जिगजैग कोई सरफेस हो, इस तरह से कोई हो, आप इसका कैसे एरिया कैलकुलेट करोगे। इसके अंदर चार्जेस हो तो आप कैसे निकालोगे फ्लक्स, तो ये तो बड़ा टीडियस काम है एरिया वेक्टर हमेशा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर गॉस आते हैं। गॉस ने ये कहा था, गॉस लॉ फिर जो है यहाँ पर काम करता है कि मान लीजिए कोई एक क्लोज सरफेस है, नो मैटर उसका कैसा शेप है, कैसी उसकी ज्योमेट्री है, दैट डजंट मैटर, और उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, माइनस Q1 है, प्लस Q2 है, और एक चार्ज मान लीजिए इसके बाहर है। तो उसने ये कहा कि बाहर के चार्ज से आपको कोई मतलब नहीं, ये जो सरफेस टोटल चार्ज इनक्लोज करती है, Q इनक्लोज्ड, ENC मैंने लिखा है टोटल, तो इनक्लोज चार्ज कितना है, माइनस Q1 है और प्लस Q2 है, ओके। तो अगर ये इस तरह से एक चार्ज इनक्लोज करती है, Q1 की जगह मान लीजिए हो सकता है कि -1 कूलम हो, Q2 की जगह कोई 5 कूलम हो, तो आप -1 + 5 4 कूलम आ गया, वट एवर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। तो आपने टोटल चार्ज देख लिया कि इसके अंदर कितना है, और टोटल चार्ज कैसे देखेंगे आप इनका, इसके अंदर का अलजेब्रिक सम देख लेंगे, बाहर से मतलब नहीं है आपको फिलहाल। तो आपने इसको देख लिया,
तो गॉस ने ये कहा कि फिर आप इसका फॉर्मूला सीधा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का। वो फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम। अब आप उस डेफिनेशन को भूल जाइए जो ऊपर लिखी है। जो आपको डेफिनेशन बेसिकली दी थी वो क्या थी? ई डॉट डी एस। तो उसने कहा कि ना ई कैलकुलेट करो ना डी एस कैलकुलेट करो, बस टोटल चार्ज इनक्लोज कर लो और उसका 1/ε0 टाइम कर दो। तो ये हो जाएगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई ε0। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ योर सिस्टम और योर बॉडी इज क्लोज। देखा ना आपने ऊपर क्लोज है, और Q इनक्लोज है टोटल चार्ज विद इन द बॉडी। ओके, तो ये आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस विल बी इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी। ओके, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन इसकी ये है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड लॉन्ग वायर। ओके, तो मान लीजिए एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि ये वाकई इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो नॉर्मल मेजरमेंट होती है उनसे बहुत बड़ा है, और ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है आपका वायर, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वायर के ऊपर वो आपका मान लीजिए Q है। ओके, अब आप इस वायर की वजह से सपोज करिए कि इस पॉइंट P पे, जिसकी डिस्टेंस इस वायर से स्मॉल r है, आप इसकी वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, लेकिन इसके साथ परेशानी ये है कि ये जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं है, होता है। और ये जो वायर है आपका, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसमें तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। आप एक एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, उसका फिर टोटल चार्ज निकालिए, और ये जो टोटल चार्ज है, सॉरी टोटल चार्ज गिवन नहीं है, ये हमें पता नहीं टोटल चार्ज इस पर कितना है, लेकिन टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको इसके मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, और हर इलेक्ट्रॉन और हर प्रोटॉन के चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि टोटल चार्ज कितना आया। तो वो तो बड़ा टीडियस काम है। एक वायर में तो एवोगैड्रो नंबर्स के 1000 और बिलियंस ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये बहुत टीडियस काम है। तो इसके अलावा गॉस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इसके लिए एक क्लोज बाउंड्री बना लो, क्योंकि भाई गॉस लॉ अप्लाई करना है, और गॉस लॉ के लिए पहली कंडीशन ये है कि आप जो है बाउंड्री को क्लोज करिए। वायर तो बाउंड्री नहीं होती है, तो आपने एक सिलेंडर बना लिया इस तरह से। ये सिलेंडर किसी भी लेंथ का हो सकता है। मान लीजिए मैंने इसकी लेंथ L मान ली है, और इसकी जो रेडियस है ऑब्वियसली वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। अब ये एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर, अब सिलेंडर क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस में जो होता है वो गॉस लॉ लग सकता है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। अब टोटल चार्ज का तो पता भी नहीं है हमें टोटल चार्ज कितना है, लेकिन एक क्वांटिटी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, शायद आपको बताई गई हो ये बात, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो कहती क्या है कि जहाँ पर ये पॉसिबल ना हो, जहाँ पर ऐसा हो कि चार्जेज एक दूसरे में बहुत ज़्यादा गुथे हुए हों, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो एक दूसरे के साथ, वहाँ पर आप चार्जेस को नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि पर यूनिट लेंथ कितने चार्ज हैं। ठीक है, तो अब चूँकि वायर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होती है, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और ये देखा जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको याद रखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम आगे फिर एक प्लेट की बात करेंगे तो उसमें सरफेस आ जाएगी, जो कि वायर तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें सिर्फ लीनियर ही रहेगा ये। तो एक क्वांटिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू
एल। अब आप मान लीजिए आपको पता नहीं कितना चार्ज है, आप मान लीजिए इसके अंदर जो चार्ज है वो क्यू है, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू है। तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना आएगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है जी, ई डॉट डी एस। और अगर आप पूरी सरफेस के लिए देखेंगे तो इसको आप डी एस की जगह आप इस पूरी सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई डॉट डी एस। डी एस का मतलब तो ये होता है कि कोई स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो, लेकिन मैं इस पूरे सिलेंडर को ले रहा हूँ, तो मुझे इसको मुझे जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक सर्किल बनाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन जो है क्लोज लूप पे है, ये बॉडी आपकी क्लोज है। अगर ये सर्किल नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी आपकी ओपन रहेगी, तो ओपन बॉडी है नहीं सिलेंडर आपका, ये जो है क्लोज ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम करेंगे क्या, अब इस सिलेंडर को आप जो है 3 हिस्सों में बांटिए। एक हिस्सा तो इसका ऊपर वाला सर्किल हो गया, एक हिस्सा इसका नीचे वाला सर्किल हो गया, और एक हिस्सा इसका एक कर्व्ड सरफेस जो होती है ना, इस तरह से सिलेंडर जो होता है उस तरह से कर्व्ड सरफेस होती है। तो कर्व्ड सरफेस जो होगी इस तरह से गोल गोल। अब चूँकि ये पॉजिटिव वायर है और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आउटवर्ड हो गया। जैसे मैंने अभी एक बॉक्स दिखाया था आपको, ये बॉक्स जो कि क्यूबॉइड है, लेकिन आप इसको एज्यूम करिए सिलेंड्रिकल, ये एक बॉक्स है आपका, ओके। अब यहाँ पर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से इसकी डिस्टेंस जो है वो मैंने आर दी है। अब इस सरफेस पे जो यूनिट वो होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, और इधर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये सिलेंडर नहीं है, आप इसको, इसके जो कोने हैं आप इनको कर्व बना के एज्यूम करिए कि एक कर्व होगा ये। अब इसके बाद 2 सरफेस और बचती हैं, टॉप जो कि यहाँ पर सर्किल है, और बॉटम यहाँ पर तो क्यूब ये स्क्वायर है लेकिन वहाँ पर सर्किल होते हैं सिलेंडर में। अब इस ऊपर वाली सरफेस का यूनिट वेक्टर किधर आएगा, परपेंडिकुलर होता है तो बाहर की तरफ आएगा, ऐसा आएगा बाहर की तरफ। और इस नीचे वाली सरफेस पे किधर आएगा, वो भी जो है आपका बाहर की तरफ आएगा। ये तो होगा ना, डी एस नीचे की तरफ हो गया। लेकिन इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो इधर ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा बाहर की तरफ होता है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो बाहर की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर उसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर एंगल कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो इस लूप इंटीग्रल को मैं 3 हिस्से कर लूँगा। फर्स्ट इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या मैं इसको लिख सकता हूँ ई डी एस कॉस थीटा। तो फिर मैं थीटा की वैल्यूज पुट कर दूंगा। 3 सरफेस हैं, ऊपर वाला सर्किल, नीचे वाला सर्किल, टॉप बॉटम और कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस में ये थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो पहले मैं इसको लिख लूँगा ई डी एस कॉस 0 प्लस ऊपर वाला जो टॉप है उसमें थीटा कितना है, उसमें है 90 डिग्री, तो कॉस 90 लिखा जाएगा। प्लस नीचे वाली जो बॉटम जो कि सर्किल है उसका कितना है, ई डी एस कॉस 90 है उसमें भी, एंड इट इज़ इक्वल टू फाई है ना। तो फाई किसके इक्वल आया था हमारा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, अकॉर्डिंग टू कॉस यही होता है। अब आपको पता है कॉस 90 दोनों 0 हो गए, तो बची सिर्फ ये सरफेस, ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये फ्लक्स के फॉर्मूले से जो निकल के आया है आपको, ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। डी एस जो होता है, डी एस क्या है यहाँ पर, डी एस है कर्व वाली सरफेस का एरिया, और वो कितना होता है 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहाँ से ई कितना हो गया, ये हो गया क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एल एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ से देखें ये क्या बन रहा है, इधर बीच में देखें आप, Q अपॉन एल, और Q अपॉन एल को मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन एल को रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा से, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो बचा है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके।
तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें L जो है आपका वैनिश हो गया और चार्ज की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विच कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन थी, ये वायर था ना ऐसे बाहर की तरफ थी अलोंग R, पॉइंट P जो था वो R डिस्टेंस पे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था। अगर ये वायर नेगेटिव होता, इधर होता, तो फिर डायरेक्शन जो होती इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर होती। ओके, तो E की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा R के ही अलोंग होगी, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन इसकी, जो दूसरा एप्लीकेशन है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है इनफाइनाइट प्लेन शीट अगर है, इनफाइनाइट प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है जैसे ये था, तो एक शीट ले लीजिए आप। इनफाइनाइट है तो मैं इसकी बाउंड्रीज को क्लोज नहीं करता हूँ, और ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लीजिए। इसकी वजह से भी आपको इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है कितना होगा। तो ज़ाहिर बात है, ये तो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है तो गॉस लॉ तो लगेगा नहीं, तो इसको क्लोज करने के लिए आप जो है एक क्लोज सरफेस मान लीजिए, यानी कि एक सिलेंडर है जो इसके अंदर से पास हो रहा है ऐसे, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, जो कि पॉजिटिव शीट से बाहर की तरफ होता है, इधर भी बाहर की तरफ आएगा। अच्छा, जो कि सर्किल है, जैसे मैंने अभी दिखाया था, जैसे सर्किल ऐसे है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ जाएगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो इधर यूनिट वेक्टर भी इधर होगा, इधर E है और इसका यूनिट वेक्टर भी इधर ही है। ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस पर यूनिट वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है पहले से ही। यहाँ पर थीटा जो है 0 डिग्री और यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री। यहाँ पर हम जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमने कहा था, वो क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ नहीं, यहाँ पर ब्रेड्थ भी है, तो एरिया आएगा, तो फिर हम उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमने इसमें जो मान लिया है वो Q मान लिया है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन यूज़ करिए, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds एंड इट इज़ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से दिख सकता है आपको ये। ओके, अब यहाँ पर भी 3 सरफेस हैं, एक तो ये है इधर इस तरफ, एक सरफेस इस तरफ है और एक इस सरफेस इस तरफ है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर दोनों तरफ 0 0 है। इसका एरिया मान लीजिए आप A है, और इस वाले सर्किल का भी आप एरिया मान लीजिए A है, टॉप का भी, लेफ्ट सर्किल का भी और राइट सर्किल का भी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E ds cos 0, जैसे मैंने अभी पहले किया था, प्लस ये वाली सरफेस होगी लेफ्ट वाली। अब इस वाली सरफेस पर आइए, E ds cos 90 प्लस इस पर कितना आएगा इधर, E ds cos 0 एंड इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये तो 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बस ये बचा E ds cos 0 की वैल्यू 1, तो ये बच जाएगा E ds cos 0 की वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगी, तो ये बच जाएगा E ds। तो हमें मिला क्या यहाँ से, हमें मिला यहाँ से एक E ds मिल गया, दूसरा भी E ds मिल गया, इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ds क्या है भाई, 3 सरफेस थी ना, ऐसे एक शीट थी, ऐसे एक शीट थी आपकी पॉजिटिव शीट, और एक ये थी सरफेस, एक सरफेस ये थी और एक सरफेस ये। मैंने कहा था इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो इसके एरिया से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कितना है। तो एरिया जो है ds वो किसके इक्वल है, लेफ्ट सरफेस का A के इक्वल है, और राइट सरफेस का किसके इक्वल है, वो भी A के इक्वल है। तो E ds का मतलब हो गया, E ds को आप अंदर लिख लीजिए, E कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, ds अंदर, तो ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्किल विच इज़ A, प्लस ds इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्किल, इट इज़ A, इट इज़ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ गया यहाँ से, E आ गया आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। लेकिन मैंने अभी बताया था Q अपॉन A क्या होता है, इट इज़ सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो विच इम्प्लाइज दैट E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये अब एक रूल हो गया कि अब हम बार बार जो है शीट ऐसी नहीं बनाते हैं करली करके, या वो हम शीट को सिंपली ऐसे बना देते हैं कि भाई एक शीट है, बताइए इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, तो आप उसको कह देंगे सीधे सीधे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मान लीजिए 2 शीट हैं आपके पास, इस तरह से 2 शीट हैं, एक पॉजिटिव, इसका सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, लेकिन इसका प्लस है और इसका माइनस है। अब आप बताइए कि इस पॉइंट पी पे इन दोनों शीट ए और शीट बी की वजह से कितना कितना फील्ड होगा। पहले तो डायरेक्शन देख लो, ए पॉजिटिव है तो इसका फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा ई ए, और बी नेगेटिव है, इसका फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा इधर डायरेक्शन में ई बी। ओके, अब ई ए कितना होगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक शीट की वजह से मैंने निकाला है। ई बी भी कितना होगा, ई बी भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये माइनस आई डायरेक्शन में होगा, इसकी जो सॉरी ये प्लस आई डायरेक्शन में है और ई ए जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस आई डायरेक्शन में। जब आप टोटल फील्ड निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू ई ए माइनस ई बी, और जब आप इनके दोनों को देखेंगे दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो इट विल बी 0। अगर आप बीच में देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर आएगा यहाँ पर ई ए, और ये नेगेटिव है, इसकी वजह से फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगा ई बी। तो मिड पॉइंट पे या बीच में कहीं भी अगर पॉइंट पी होता आपका, तो वहाँ पर जो फील्ड आता वो दोनों का ऐड हो जाता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट विल बिकम 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे 2 से 2 कैंसिल होगा। अगर आप इस पॉइंट यहाँ पर पॉइंट भी ले लेते हैं अपना, तो ई नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, और पॉजिटिव से इस यहाँ पर कितना होगा, बाहर की तरफ होगा। यहाँ पर भी इक्वल और अपोजिट हो गए दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी एप्लीकेशन होती है, एक दो शीट और भी लाई जा सकती है इनके पास में। तो थर्ड एप्लीकेशन है इसकी, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, चार्ज स्फीयर, बेसिकली स्फीयर जो है वो चार्ज्ड है और कंडक्टिंग भी है। कंडक्टिंग का मतलब है कि मेटल का बना हुआ है। ओके, एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है। आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता निकालना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं मान लीजिए पॉइंट पी पे। ओके, पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है इसकी सेंटर से वो कैपिटल आर है, और इस स्फीयर की रेडियस आप मान लीजिए स्मॉल आर है, ये सेंटर है इसका ओ। अब पॉइंट पी जो है वो बाहर स्पेस में है, स्पेस जो है ओपन होता है और ओपन पर गॉस लॉ लगेगा नहीं, तो उसके लिए पहले सरफेस क्लोज करनी पड़ेगी। तो सरफेस क्लोज करने के लिए मैंने एक वर्चुअल स्फीयर बना लिया, ऐसे बड़ा सा स्फीयर एक। अब इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर ही ये छोटा वाला स्फीयर है, और इसका चार्ज मैंने मान लिया है क्यू है। ओके, तो आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब फ्लक्स लगाइए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस सरफेस एरिया ऑफ बिग सर्किल, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला आ गया जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। इसका मतलब ये है कि जब एक बड़े स्फीयर के भी आप बाहर जाके देखते हैं फील्ड को, तो वो पॉइंट इस पूरे स्फीयर को एज ए पॉइंट ही ट्रीट करेगा, यानी कि ये वही तो एक्सप्रेशन है जो एक पॉइंट चार्ज का था। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे मैंने पिछले लैम्डा और सिग्मा डिफाइन किए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज़ रो एंड विच इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चूँकि स्फीयर तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है ना, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिखना चाहेंगे स्फीयर का, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अगर ये पॉइंट पी यहाँ की जगह मान लीजिए जैसे आपका स्फीयर था,
इसकी रेडियस r थी, इसका चार्ज q था, यहाँ पर पॉइंट p था। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट p आप यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, यहाँ पर, तो क्या फ़र्क आएगा इस एक्सप्रेशन में? अब आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें ये डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितनी रह गई, जितनी इसकी रेडियस है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 q/r², क्योंकि अब कैपिटल R तो रहा नहीं, अब तो स्मॉल r है सिर्फ। अगर आप इनसाइड द स्फीयर चले जाएं तो क्या होगा? अगर ये एक स्फीयर है, ये एक चार्ज है क्यों? अच्छा हाँ, एक बात और याद रखिएगा, चूँकि ये स्फीयर जो है आपका कंडक्टिंग है, मेटल का स्फीयर है ना, ये कंडक्टिंग है, और कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास नहीं होती, अंदर से पेनिट्रेट नहीं करती कभी भी। तो जो चार्ज है वो सारे का सारा सरफेस पे ही रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जा रहा है। तो जब आप यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट पी पहले मैंने बाहर लिया था यहाँ, फिर मैं सरफेस पे लेके आया, अब मैं अगर पॉइंट पी को यहाँ ले आऊँ अंदर, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा स्फीयर बनाइए, गॉस लॉ लगाइए, जिसके अकॉर्डिंग जो होगा वो EdS = q/ε0 होगा। लेकिन अंदर तो चार्ज है ही नहीं, सारे का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पर है, वो तो सरफेस पे है। तो जब ये चार्ज ही ज़ीरो हो गया तो फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने बैठूँ, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी r, ये आपका E हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा कौन से केस में आता है? सेकंड केस में, जब आपका पॉइंट P यहाँ पर होता है, सरफेस पे होता है। तो यानी कि जब ये R जो है R के इक्वल हो जाएगा, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाहर अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज़ होता रहेगा। सॉरी, ये गलत हो गया, ये ऐसे। और जब आप अंदर आओगे स्फीयर के तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ऐसे है इलेक्ट्रिक। अगर आप R से कम डिस्टेंस पे गए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। These are the 3 applications of Gauss law. I hope you understand it, and in the next lecture I will show you why the Gauss law is so important. यानी कि अगर Gauss law ना हो तो क्या होता? क्या ये ज़रूरी है कि हम हमेशा Gauss law ही यूज़ करें, या इसके अलावा भी, इसके बगैर भी काम चल सकता है? तो वो सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करूँगा Gauss law पे बेस्ड। आप ज़रा इसकी वीडियो ये भी देखिएगा और इसके अलावा भी जो नोट्स आपको भेजे हैं वो भी पढ़िएगा। थैंक यू।